सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, 1991 में इंडिया में एलपीजी रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए गए थे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसमें से प्राइवेटाइजेशन क्या होता है वो थोड़ा हम डिटेल में पढ़ेंगे। उसका मतलब क्या है वो समझ के लेंगे, क्योंकि कई बार बच्चे जो होते हैं वो प्राइवेटाइजेशन का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हैं, और कई बार आंसर राइटिंग में वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में लिख देंगे या लिबरलाइजेशन के बारे में लिख देंगे, लेकिन उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो अभी हम देखते हैं। It can mean different things, including moving something from the public sector into the private sector. तो ये सबसे बेसिक मीनिंग है कि भाई आप कोई भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या पब्लिक सेक्टर की कंपनी को आप प्राइवेटाइज कर देते हो, प्राइवेट सेक्टर को बेच देते हो। जैसे एयर इंडिया को अभी वो बेचने वाले हैं, टाटाज आर कंसिडरिंग टू बाई इट बैक। जो स्टार्टिंग में उनसे ही गवर्नमेंट ने खरीदा था इंदिरा गांधी के समय पे, अभी वो वापस उसको खरीदना चाहते हैं। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है। नहीं तो पहले सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल की मोनोपोली थी, लेकिन अभी आप एयरटेल है, वोडाफोन है, आइडिया है, जियो है। सो देर आर सो मेनी कंपनीज विच आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। तो उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, वहां पे 49% स्टेक्स अब प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है। तो बेसिकली मैनेजमेंट उनके हाथ में है। तो ये नॉर्मली जो पूरी की पूरी जब कंपनी प्राइवेट सेक्टर को बेच देती हो, तो दिस इज वन टाइप ऑफ प्राइवेटाइजेशन। It is also sometimes used as a synonym for deregulation when a heavily regulated private company or industry become less regulated. तो 1991 के पहले इंडिया में जो कंपनीज हुआ करती थी उनके ऊपर बहुत ज्यादा रेगुलेशन हुआ करता था। गवर्नमेंट सब कुछ कंट्रोल करता था, इवन प्राइवेट सेक्टर को भी कंट्रोल करता था कि कौन सा प्रोडक्ट कितने प्रमाण में और किस प्राइस में बेचा जाएगा, कि कौन सा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हो, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, उसका प्राइस क्या होगा मार्केट में। तो ये सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करता था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता था कि भाई इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हो। अमीर अमीर ना बन जाए, गरीब गरीब ना बन जाए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी, मिक्स्ड इकोनॉमी थी हमारी। तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर लाइसेंस राज था कि कोई भी कंपनी अगर स्टार्ट करनी है तो उसके लिए लाइसेंस लगता था। आज के डेट में आप आराम से बस रजिस्टर कर लीजिए कंपनी, आप अपनी कंपनी आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों बेहतर हुआ? क्योंकि हमने जो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर इतने सारे जो रेगुलेशंस थे वो हमने निकाल दिए। और इसी वजह से अभी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में बढ़ रहा है। उसकी वजह से जो लोग हैं अभी एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस स्टार्ट करने में डरते नहीं है। वरना पहले यू हैव टू गो मीट द ब्यूरोक्रेट्स, उनसे लाइसेंस निकालने के लिए बहुत बार ब्राइब देना पड़ता था, बहुत सारे ऑफिस के चक्कर मारने पड़ते थे, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता था, बहुत सारे प्रूफ देने पड़ते थे, पैसे भरने पड़ते थे। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन इंडिया टू स्टार्ट अ बिजनेस अफ्रेश, क्योंकि इतने गवर्नमेंट रेगुलेशंस थे कि मोस्ट मोर ऑफन देन नॉट कि आपका प्रॉफिट मार्जिन भी गवर्नमेंट ही लिटरली कंट्रोल करता था, जिसके ऊपर भी गवर्नमेंट टैक्स लगाता था। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर द प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया टू ग्रो। गवर्नमेंट फंक्शंस एंड सर्विसेज में ऑल्सो भी प्राइवेटाइज्ड। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि सर्टन फंक्शन सर्विसेज, तो पहले तो मॉडर्न ब्रेड, जो ब्रेड की कंपनी है वो भी गवर्नमेंट ही चलाती थी, लेकिन बाद में गवर्नमेंट को रियलाइज हो कि गवर्नमेंट का ब्रेड बनाने का काम नहीं है, तो वो हमने प्राइवेटाइज कर दी। मारुति जो व्हीकल की जो कंपनी वो भी पहले गवर्नमेंट चलाती थी, उसको भी उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। टेलीकम्युनिकेशन के बारे में मैंने बता दिया, काफी सारे नेशनलाइज बैंक्स को वो प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। एयर इंडिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। ओके, धीरे धीरे अभी रेलवेज को प्राइवेटाइज करें या ना करें उसके बारे में भी गवर्नमेंट चर्चा कर रही है। आउटसोर्सिंग कर रही है। आउटसोर्सिंग का मतलब कि आप गवर्नमेंट ओनरशिप रखेगी, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है, उस कंपनी के अंदर के जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर चलाएगी। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जानी जाती है, और गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए जानी जाती है। तो दोनों का अगर एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अगर दोनों अपने जगह पे सही तरीके से काम करें तो बहुत अच्छा हो सकता है ओवरऑल पब्लिक के लिए। लेकिन इसमें प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जैसे मुंबई में जो मोनोरेल जो रिलायंस ने बनाई, तो वो बंद पड़ी है क्योंकि प्राइसिंग पे डिस्प्यूट हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर इज ट्राइंग टू, रिलायंस ज्यादा टिकट का रेट रखना चाहती है लेकिन गवर्नमेंट कम रखना चाहती है। कई बार अभी आप देखेंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर्स को असाइन किया जाता है, टेंडर दिए जाते हैं, वो तो प्राइवेट सेक्टर को ही दे रहा है। गवर्नमेंट खुद नहीं कर रहा है, लेकिन मॉनिटरिंग जरूर करता है गवर्नमेंट। तो ये अलग अलग तरीकों से, अभी जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, पेट्रोल प्रोवाइड करने वाली ओएनजीसी है में है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है,
भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज है, लेकिन उसके साथ शेल भी है, रिलायंस भी है, जिनका खुद के पेट्रोल पंप्स हैं। तो गवर्नमेंट सर्विसेज प्राइवेट सेक्टर भी अभी धीरे धीरे प्रोवाइड करने लगा है, मतलब ऑब्वियसली विद द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। Private entities are tasked with the implementation of government programs or performance of government services that had previously been the purview of the state-run agencies. पहले जो सब गवर्नमेंट ही करता था, बिकॉज तब प्राइवेट सेक्टर इतना स्ट्रांग नहीं था। मैं इंडिया का स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली हमको इंडियन कंटेक्स्ट में ही पढ़ना है। तो पहले कैसा था, प्राइवेट सेक्टर के पास उतना कैपिटल नहीं था, उतना पैसा नहीं था। सो ऑब्वियसली इट वाज नेचुरल दैट द गवर्नमेंट शुड टेक ओवर एंड टेक केयर ऑफ दोस सेक्टर्स, की फॉर एग्जांपल द हेवी इंडस्ट्री सच एज कोल, steel, cement, electricity generation, power plants. Private sector just did not have that much amount of money to invest in such big projects, so government had to step in. But later on, obviously, India was facing economic crisis. The balance of payment was very in a poor state of affairs. That we had only money for another couple of fortnights. That's it. We were having huge debt, we were having huge trade deficit, and we hardly had any forex reserves. Foreign reserves hardly हमारे पास थे. So we therefore we had to implement LPG reforms. Otherwise, the International Monetary Fund wouldn't have given us loan. अभी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान की एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जहाँ पे नो कंट्री और नो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू फंड पाकिस्तान. So they are again relying on China, and again China is impacting their sovereignty. So obviously it's very much important that you should be able to take care of your own economy, and your sovereignty should be kept in intact. Otherwise आपका डेप्ट इतना बढ़ जाएगा कि आप दूसरे देशों के हिसाब से आपको अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, जो हालत अभी पाकिस्तान की है। श्रीलंका में तो ऑलरेडी फाइनेंशियल इमरजेंसी लागू हो चुकी है, फूड इमरजेंसी लागू हो चुकी है, टर्की में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं, एंड दिस हैज बीन एग्रावेटेड बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड द लॉकडाउन. Lot of countries are facing economic crisis. तो टर्की है, we have Pakistan, we have Afghanistan, we have श्रीलंका. इनकी हालत बहुत खराब है, एंड उनको लोन देने के लिए भी कोई रेडी नहीं. तो प्राइवेटाइज भी इतना भी ना कर दीजिए कि जो वेलफेयर है, जिससे ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो. ओके, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ने, भले ही वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी या ओपन इकोनॉमी थी, एट द एंड ऑफ द डे अमीर अमीर बनता गया और गरीब गरीब बनता गया. ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए ही वैसे भी देखा जाए तो. इसीलिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जब गवर्नमेंट प्राइवेटाइज करता है तो एक ह्यूमन राइट ओरिएंटेशन होना बहुत जरूरी है. सम एग्जांपल्स इंक्लूड रेवेन्यू कलेक्शन, लॉ इन्फोर्समेंट, वाटर सप्लाई, प्रिजन मैनेजमेंट. तो देखिए इंडिया में तो आप रेवेन्यू कलेक्शन हो जाए, लॉ इन्फोर्समेंट हो जाए, प्रिजन मैनेजमेंट हो जाए, ये सब कुछ गवर्नमेंट ही मैनेज करता है. ठीक है, क्योंकि पर लेकिन बाकी के जो बाहर के जो देश हैं, अमेरिका है, यूके है, उसमें ये प्राइवेट सेक्टर भी करता है. प्राइवेट सेक्टर को भी ये काम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए या प्रिजन मैनेजमेंट के लिए दिया जाता है. ओके. हमारे यहाँ पे वाटर सप्लाई, अगेन जो हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, म्यूनसिपालिटीज है, वो मतलब वो अगेन गवर्नमेंट ही संभालती है. तो दीज आर एसेंशियल सर्विसेज. लेकिन जैसे मैंने कहा, दे आर थिंकिंग अबाउट प्राइवेटाइजिंग रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन को प्राइवेटाइज कर दिया है, डिफेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए आपने परमिशन दे दी है, काफी रेगुलेशंस कम कर दिए हैं हमारे इंडिया में. तो जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं उसके ऊपर आप प्राइवेटाइज कर सकते हो, वहां पे प्रॉफिट ओरिएंटेशन रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. एजुकेशन सेक्टर प्राइवेटाइज हो चुका है कब से. एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट कॉलेजेस और पब्लिक कॉलेजेस दोनों हैं, लेकिन गवर्नमेंट इनके ऊपर सुपरविजन जरूर रखता है कि कहीं पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ह्यूमन राइट वायलेशंस ना हो. Another definition is the sale of a state-owned enterprise or municipally owned corporation to private investors. In this case, shares may be traded in the public market for the first time or for the first time since an enterprise previous nationalization. तो बेसिकली कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर्स प्राइवेट सेक्टर को ओपन कर देती है कि आप हमारे शेयर्स खरीद सकते हो. तो उसमें प्राइवेट प्लेयर्स भी, ओनली सिर्फ गवर्नमेंट ही इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर के लोग, स्टेक होल्डर्स भी इन्वेस्ट कर सकते हैं. This type of privatization can include the demutualization of a mutual organization, cooperative, or PPP, public-private partnership, in order to form a joint stock company. तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं जहाँ पे अलग अलग लोग इन्वेस्ट करते हैं. आपने ये सुना होगा, ये शब्द न्यूज़पेपर पढ़ते समय या जब इकोनॉमिक का जो सेक्शन होता है उसमें आपने पढ़ा होगा. तो जॉइंट स्टॉक में बेसिकली पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वेस्ट करते हैं. ओके, इट कैन बी अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी एनी म्यूचुअल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें दोनों पब्लिक प्राइवेट सेक्टर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं.
Separately, privatization can refer to the purchase of all outstanding shares of a publicly traded company by private equity investors, which is more often called as going private. तो बेसिकली आप सारे के सारे शेयर्स जब प्राइवेट इसको दे देते हो, प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो, तो वो जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी प्राइवेट ट्रेडेड कंपनी बन जाएगी। सो ये कंप्लीटली गोइंग प्राइवेट। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं प्राइवेटाइजेशन के। शेयर इशू प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे आप शेयर स्टॉक मार्केट में ओपन कर देते हो, सेल करते हो। एसेट सेल प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे अपने एसेट्स जो होते हैं डिसवेंचर और डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिकली आप उसको ऑक्शन करते हो अपने एसेट्स को, कि जिसको ज़्यादा, अभी जैसे 2G स्पेक्ट्रम है, उसका ऑक्शन बाद में किया गया क्योंकि पहले पता चला कि जो हमारे कॉम्प्ट्रोल ऑडिटर जनरल है, उनको पता चला कि सम काइंड ऑफ manipulation was conducted where certain companies got the 2G spectrum at a very cheap rate. तो ऑक्शन किया गया, ऑक्शन के बाद पीपल केम अप एंड दे बॉट द स्पेक्ट्रम, 2G स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू दैट। उसके अलावा जो कोल कोल का जो ब्लॉक्स है उसका भी ऑक्शन बाद में किया, क्योंकि ऑक्शन जब आप करते हैं तो ट्रांसपेरेंसी रहती है, और हमने ट्रांसपेरेंसी तो हमें पता ही है कि इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर गुड गवर्नेंस। वाउचर प्राइवेटाइजेशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाउचर्स विच रिप्रेजेंट्स पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कॉर्पोरेशन टू ऑल सिटीजंस, यूजुअली फॉर फ्री और एट अ वेरी लो प्राइस। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन फ्रॉम बिलो, ठीक है। तो जो प्राइवेट बिजनेसेस है फॉर्मरली जो सोशलिस्ट कंट्रीज हैं, जैसे सोवियत यूनियन है या क्यूबा है, चाइना है, तो ये धीरे धीरे फ्रॉम बिलो जो छोटे छोटे काम होते हैं, काम जो नॉन एसेंशियल चीज़ें होती है, जो इंडिया में भी काफ़ी फॉलो किया जाता है, कि आप पहले मैनेजमेंट को प्राइवेटाइज कीजिए, ओनरशिप गवर्नमेंट के साथ ही रखिए, क्योंकि सोशलिस्ट ओरिएंटेशन या सोशलिस्ट आइडियोलॉजी होने की वजह से आप क्योंकि लोग विरोध करेंगे, पीपल विल अपोज एब्सोल्यूट प्राइवेटाइजेशन, क्योंकि किसका रीजन क्या है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ इंडिया में ऐसी सोच क्यों है या सोशलिस्ट कंट्रीज में ऐसी सोच क्यों है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का जो ओरिएंटेशन है वो प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट की, दे डोंट केयर कि भाई अगर मेरा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर 100 रुपए में मिलता है, ये मेडिसिन अगर 100 रुपए में मिलती है, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि गरीब उसको खरीद सकता कि नहीं खरीद सकता, मैं 100 रुपए में बेचूंगा। लेकिन गवर्नमेंट का ओरिएंटेशन सोशल वेलफेयर होता है, वेलफेयर वेलफेयर स्टेट होता है, जहाँ पे गरीब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो वो सब्सिडीज देते हैं, और वही 100 रुपए की जो मेडिसिन है वो 10 रुपए में बेचेगा, तो गवर्नमेंट 90 रुपए भरेगा वहां पे। तो गवर्नमेंट इसी तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करने की कोशिश करता है कि कॉमन मैन, पुअर मैन इज ऑल्सो एबल टू बाय दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट अवेलेबल टू हिम और नॉट एक्सेसिबल और अफोर्डेबल टू दैट पर्टिकुलर पुअर पर्सन। तो यही फर्क होता है एक गवर्नमेंट सेक्टर ओरिएंटेशन में और प्राइवेट सेक्टर ओरिएंटेशन में। इसी वजह से जब ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो जाता है, जैसे अमेरिका में है, यूके में है, यूरोपियन कंट्रीज में है, वहां पे ह्यूमन राइट वायलेशंस होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कि दोज पीपल हु आर नीडी, दोज हु आर मार्जिनलाइज्ड, दोज हु आर वनरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे बैकवर्ड क्लासेस है, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, सोशली बैकवर्ड क्लासेस, उनको वो सर्विसेज अफोर्ड वो नहीं कर पाते। उसके बाद मैनेजमेंट बायआउट, जी हाँ, आप मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर को दे देते हो, ठीक है। ये दिस इज वेरी गुड वे ऑफ प्राइवेटाइजिंग, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आपका मैनेजमेंट सही संभाल लेगा। आप सिर्फ आउटसोर्सिंग किया आपने मैनेजमेंट का, आप सिर्फ पॉलिसी बनाइए, बताइए उनको ये पॉलिसी है और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। लेकिन इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट होगा या जो एग्रीमेंट होगी दोनों में बहुत अच्छी होनी चाहिए, अदरवाइज जो मुंबई के मोनोरेल का हाल है कि बना के रखी है, लेकिन रिलायंस और गवर्नमेंट के बीच में झगड़े हो रहे हैं कि विद रिस्पेक्ट टू द प्राइस ऑफ द टिकट एंड एवरीबॉडी इज ब्लेमिंग ईच अदर, ऐसा ना हो। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली वहां पे ही पैसा डालेगा जहां पे उनको कुछ फायदा है, अदरवाइज वो नहीं डालेंगे पैसे। सिंपल सी बात है, कोई गवर्नमेंट नहीं है वो कि सोशल सर्विस के लिए नहीं आए। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करनी चाहिए। उसके बाद एम्प्लॉय बायआउट, जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स ऑफ फ्री एट अ वेरी लो प्राइस टू वर्कर्स और मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप वर्कर्स को ही खरीद लेते हो, मैनेजमेंट को आप ये कर देते हो, टेक ओवर कर लेते हो। तो बेसिकली अगर यहाँ पे अभी जैसे मैंने सुना कि दूरदर्शन की जो भी मैनेजमेंट है उसको भी वो प्राइवेटाइज करने वाले हैं, तो काफी लोगों को नोटिस आ चुकी है कि आप बहुत ज्यादा मैन पावर है, इतने लोगों की जरूरत नहीं है, हम कटिंग करने वाले हैं, कॉस्ट कटिंग के लिए हम लोगों को रिलीव कर रहे हैं उनको जॉब से। तो उनको नोटिस आ गई कि अगले 6 महीने में आपका जॉब जाएगा, तो आप कोई दूसरा जॉब देख लीजिए। तो यहाँ पे अगेन जो राइट टू वर्क है, राइट टू लाइवलीहुड है, वो हैम्पर होता है। प्राइवेटाइजेशन कॉस्ट कटिंग करेगा,
ओके, आजकल ये हर ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है कि कम से कम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा लो। मतलब अगर मैं एग्जांपल दूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, क्योंकि मैं खुद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ा चुका हूँ, एक्सपीरियंस्ड हूँ, तो उनका यही ओरिएंटेशन होता है कि भैया अगर हमको 40 फैकल्टी फुल टाइम फैकल्टी चाहिए तो वो 20 फैकल्टी रखेंगे और उन 20 फैकल्टी से सारे सब्जेक्ट पढ़ा के लेंगे। तो एक एक टीचर 4-4 सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ओके, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी टीचर्स कर रहे हैं, और सब सारा ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रहे हैं, पेपर वर्क भी फैकल्टी कर रहे हैं, सारा स्टेज सजाना, खाना का मेनू क्या बनाना है, गेस्ट को लेके आना है, गेस्ट को इनवाइट करना है, उनका बजट देखना है, ये सब कुछ फैकल्टी कर रही है। जो नॉन टीचिंग स्टाफ का जो फंडा था वो इतना कम हो चुका है कि ये बहुत कम लोग नॉन टीचिंग में रखते हैं। जो टीचिंग वाले हैं उनको ही ज्यादा काम करवाते हैं। तो एक बंदे से 5-6 लोगों का काम करवा लेते हैं, लेकिन सैलरी एक ही इंडिविजुअल की देंगे। ये आपको दिख रहा है कि कैसे ह्यूमन राइट वायलेशंस होते हैं स्पेसिफिकली प्राइवेट सेक्टर में, कि 8 घंटे का जॉब करके आपको अपॉइंट किया जाता है। नाउ दिस इज विद रिस्पेक्ट टू लेबर राइट्स। ह्यूमन राइट्स में जब राइट टू लेबर जो होता है, लेबर के जो राइट्स होते हैं, कि आपको बोला जाता है 8 घंटा जॉब करना है, लेकिन आपसे 12-12 घंटा काम करवा रहे हैं, 14 घंटा काम करवा रहे हैं। लॉकडाउन में तो वर्क फ्रॉम होम में लोग 16-16 घंटा काम कर रहे हैं। कंसिस्टेंटली दे आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर्स वेयर दे हैव लॉस्ट द बैलेंस बिटवीन वर्क वर्क लाइफ जो है, वर्क और जिंदगी के बीच की, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। पीपल आर गेटिंग लोनलीनेस के शिकार हो रहे हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड्स कमिट कर रहे हैं, क्योंकि वो जिंदगी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं लोग अपनी लाइफ को, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द प्राइवेट सेक्टर, कि ये कम से कम लोगों में ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करनी है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है। रिसेंटली यूएई, इस देश ने 4.5 दिनों का ही 4 डे वीक बना दिया है। कि पहले कैसे हुआ करता था कि सैटरडे संडे ऑफ हुआ करता था, अभी वो फ्राइडे सैटरडे संडे ऑफ रखने वाले हैं। सो दैट्स अ गुड चेंज एक्चुअली। वो ही होना चाहिए कि थोड़ा सा लोगों का जो स्पिरिचुअलिटी है, लोगों की जो जिंदगी है, उसको एम्प्लॉयर्स ने समझना चाहिए कि ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज वैसे भी अमेरिका में द ग्रेट रेजिग्नेशन करके वेव चालू हो चुका है, वेयर 41% ऑफ द पीपल हैव रिजाइन फ्रॉम देयर जॉब्स ड्यूरिंग द कोरोना वायरस। नाउ दैट इज शॉकिंग, क्योंकि पीपल आर थिंकिंग कि जॉब मत छोड़ो। इंडिया में उल्टा है कि जॉब मत छोड़ो, जॉब नहीं मिल रहे, वहां पे जॉब छोड़ रहे हैं लोग। Now, that is a sign of a developed country where people have realized that you should be able to balance your work life with your personal life। ये दोनों बैलेंस करना बहुत जरूरी है, वरना आप तो वन साइडेड लाइफ ही जिए जा रहे हो, सिर्फ काम किए जा रहे हो। तो इसलिए प्राइवेटाइजेशन जब होता है तो ह्यूमन राइट अब्यूजेस, या जो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, कई बार एम्प्लॉयज को बहुत एक्सप्लॉइट करते हैं, और एम्प्लॉयज भी कुछ कम नहीं है, एम्प्लॉयज भी कभी कभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ते हैं। वहाँ पे भी कई बार जो उनके कंपनीज के एसेट्स का पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सी बात है, कॉलिंग कॉलिंग टेलीफोन का जो इस्तेमाल होता है, वो उससे वो फोन पे बात करते हैं, घर पे अपने प्राइवेट प्राइवेट काम करते हैं, वो भी कुछ कम नहीं है। लेकिन मेजरली देखा जाए तो एम्प्लॉयर्स जो होते हैं, वो एम्प्लॉयज से 8 घंटे का सैलरी देके 16-16 घंटे काम करवा के ले रहे हैं, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, इवन एजुकेशन सेक्टर हो। स्पेसिफिकली इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज लाइक मुंबई, पुणे, दिल्ली, यहाँ पे ये बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसीलिए प्राइवेटाइज करते समय उसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है, ठीक है, लेकिन नेगेटिव्स को कम करने के लिए वी शुड डू समथिंग रिगार्डिंग दैट। सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड द डिफरेंट मेथड्स ऑफ privatization.